सरदार साहब समझो काम बन गया। आलमदादा जो इस वक्त सरदार रशीद की हवेली में उसके ड्राइंग रूम में मौजूद था, फोन सुनने के बाद कहा। ये फोन एएसआई मोजदीन का था। मोजदीन इसके साथ ही पुलिस में सिपाही भर्ती हुआ था। दोनों ने एक दूसरे की मदद से खूब मुकाला किया था और लाखों की हरामकारी की थी। आलमदादा जिस चक्कर में पुलिस की नौकरी से जान छुड़ाया था, इसमें मोहिद्दीन बराबर का हिस्सेदार था, लेकिन उसने मोहिद्दीन को महफूज रख लिया था। दोनों का कारोबार शहर में मुश्तरका था, जिसका इल्म मोहिद्दीन के महकमे को नहीं था। उसने मोहिद्दीन के जरिए, जो उसने इत्तेफाक से इस बाजार के पुलिस स्टेशन में एएसआई था, इनायत बीबी को अप्रोच किया था। दोनों शैतान देहन के मालिक और शैतानियत में एक दूसरे से दो दो हाथ बढ़कर थे। उसने मोहिद्दीन को सारी कहानी सुनाकर सरदार रशीद की मुस्तकबिल में अहमियत का एहसास दिलाने के बाद उसकी मदद से ही सारा मंसूबा बनाया था। मोहिद्दीन ने अब फोन करके उसे बता दिया था कि उनका काम हो गया है। आलमदादा हाथ पक्का डालना। सरदार रशीद को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। सरदार रशीद साहब, मेरा आपका 8 साल का याराना है। आज तक आलमदादा ने कौन सा हाथ कच्चा डाला है। मादी में कभी मेरी वजह से आपको ज़िक नहीं उठानी पड़ी, ना ही मुस्तकबिल में कभी ऐसा होगा। मैंने आपसे वादा किया था कि आपको एमपीए बनवा कर छोड़ूंगा। इन शाहीनों की बदमाशी अब इस इलाके में नहीं चलेंगी। मैं बाहर हर सूरत अपना वादा पूरा करूंगा। आलमदादा ने बड़ी मक्कारी से जवाब दिया। आलमदादा, हम भी यारों के यार हैं, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। और खुदा रसूल को हाजिर नाजिर जान कर कह रहा हूँ, अगर मैं एमपीए बन गया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें यूनियन काउंसिल का चेयरमैन बनने से नहीं रोक सकती। सरदार रशीद की गर्दन फूल गई। सरदार साहब, हमने भी किसी मर्द से याराना किया है। अगर फायदे ही लेने होते तो अल्लाह के फजल से किसी बात की कमी है। उसने सरदार रशीद को बताया था कि किस तरह जहरा बाई के नाच गाने का बंदोबस्त किया है और उसके गाने पर हनीफ खान जरूर यहाँ आएगा। मुझे क्या करना होगा? सरदार रशीद ने अपने मुशीर खास से सरगोशी के अंदाज में पूछा। छोटे सरदार साहब को मंगनी की दावत देने के लिए नत्थू खां के यहाँ भेज दीजिए। इस बात का खास ख्याल रहे कि हनीफ खां का वहाँ मौजूद होना जरूरी है। आलमदादा ने मंसूबे का अगला हिस्सा समझाते हुए कहा। लेकिन वेकिन को छोड़िए सरदार साहब, सियासत में अगर मगर लेकिन वगैरह चलते रहते हैं। आपको सियासत का खेल इसके मरवज्जा असूलों के साथ खेलना होगा। मेरा यकीन है कि ज़हरा बाई ने मुस्तकबिल की पेशबंदी के लिए और रियासत शाह के गजब से बचने के लिए हनीफ खां का सहारा जरूर लिया होगा। जब आपकी तरफ से बाकायदा दावत मिल जाएगी तो बाप बेटे में इस मसले पर ठन जाएगी। सरदार साहब, कंजरी का इश्क बड़ा जानलेवा होता है और हनीफ खां इस इश्क में गिरफ्तार हो चुका है। नत्थू खां को अपने बेटे की जिद के सामने हथियार डालने ही पड़ेंगे। एक मरतबा अगर वो आपके यहाँ किसी तकरीब में आ गया तो रियासत शाह आधी जंग हार जाएगा। बज़ाहिर उसको यही समझाना है कि वो मंगनी की तकरीब में आया है। इससे सियासत या वोटों का ताल्लुक नहीं, बल्कि हम क्या, उसका बेटा ही उसे समझा लेगा। आलमदादा ने अपनी बात मुकम्मल कर कर कहका लगाया और दाद तलब नजरों से सरदार रशीद की तरफ देखा। वेल डन आलमदादा, वेल डन। सरदार रशीद के मुंह से बेसाख्ता निकला। उसने अपने छोटे भाई सरदार मुरीद को वहीं बुलाकर सारा मंसूबा समझा दिया था। आलमदादा ने उन्हें इस बात को बतौर खास तलकीन की थी कि सियासत में किसी बात का गुस्सा नहीं किया जाता। सरदारी आन बान को कायम रखने के लिए भी जरूरी है कि एमपीए की सीट हासिल की जाए, जिसके लिए हमें नत्थू खां और रियासत शाह के दरमियान बदगुमानी पैदा करनी होगी। कोई बात नहीं चचा, सरदारी तो कहीं भागी नहीं जा रही, लेकिन एमपीए की गद्दी अगर हाथ से निकल गई तो फिर ना जाने कितना इंतजार करना पड़ेगा। सरदार मुरीद ये बातें कहका लगाकर कह रहा था और तीनों हंस दिए। अगले रोज सरदार मुरीद आलमदाद और इलाके के 3-4 मोजदीन के साथ लेकर अपनी फजीरों में नत्थू खां के गांव की तरफ जा रहा था। सरदार मुरीद की इलाके के 3-4 मोजदीन के साथ आमद नत्थू खान के लिए इसलिए अचंभे की बात नहीं थी कि सरदारों को इल्म हो चुका था कि नत्थू खान ने फजल शाह से हाथ मिला लिया है और अगले इंतखाबात में वो जरूर रियासत शाह की हिमायत करेगा। इसके दोस्त और दुश्मन दोनों इस बात की आदत से इसकी बखूबी आगाह थे कि नत्थू खान जबान का धनी है। इसने जो कह दिया वही करके दिखाएगा और एक मर्तबा जबान देने के बाद उस बात के इम्कानात ना होने के बराबर हैं कि वो अपनी जबान से फिर जाए। लेकिन इस बात का हक तो हर वक्त दूसरी पार्टी के पास मौजूद था कि वो इससे राब्ता करके उसके ख्यालात बदलने की कोशिश करे और यूं भी अपनी रिवायत के मुताबिक वो घर आए दुश्मन को भी वापस नहीं लौटा सकता था। ये तो इसके दुश्मन भी नहीं थे। इस बात में कोई शक नहीं कि सरदारों का भी इस इलाके में बहुत से मोजदीन के साथ वही धंधा था जिससे नत्थू खान बंधा था। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि उनके मफादात आपस में टकराए हों या कभी इन्होंने नत्थू खान के लिए कोई मसाइल पैदा किए हों। वो अपने इलाके में काम करते थे और नत्थू खान अपने इलाके में। दोनों के दरमियान एक खामोश और शरीफाना मुआहिदा मौजूद था। वो एक दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। अपने डेरे पर नत्थू खान और हनीफ खान दोनों ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। एक दूसरे का हाल अहवाल दरियाफ्त करने के बाद गुफ्तगू का आगाज आलमदादा ने ही किया, क्योंकि वहीं एक ऐसा मास्टरमाइंड इन लोगों में मौजूद था जिसने सारा मंसूबा बनाया था। नत्थू खान, इस इलाके के सारे मकीन आपस में भाई हैं। हमारे यहाँ कोई सियासी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। मेरे ख्याल से हर शख्स को इस बात का हक हासिल है कि इंतखाबात में वो किसी की हिमायत करे या मुखालफत। तुम्हें इल्म होगा कि सरदार रशीद के बड़े बेटे की मंगनी हो रही है, क्योंकि सरदार साहब का ये पहले खुशी का मौका है। इनकी ख्वाहिश है कि इस खुशी में बरादरी और इर्द गिर्द के सारे देहातों के लोग भी शिरकत करें।
हम सरदार साहब की तरफ से इनके बेटे की मंगनी में शिरकत की दावत लेकर आए हैं, क्योंकि अपनी बरादरी के तुम ही सरदार हो। सरदार साहब की भी और हमारी भी ख्वाहिश होगी कि तुम अपनी बरादरी के साथ इस मौके पर जरूर शिरकत करो। आलमदादा ने अपनी बात मुकम्मल करके दर्द तलब नजरों से सरदार मुरीद की तरफ देखा, जिसकी घनी मूंछों के नीचे छुपे होंठों पर मुस्कुराहट सांप की तरह रेंग रही थी। हाँ भाई नत्थू खां, ये मकसद ऐसा है कि इसमें हम सब शरीक हो सकते हैं। सरदार साहब के घर पहली बड़ी खुशी है और हमारी सबकी भी ख्वाहिश है कि इसमें शिरकत करें। चौधरी गुलाम नबी ने, जो उसके साथ वाले गांव का नंबरदार था, आलमदाद की हाँ में हाँ मिलाई। आलम भाई, मुझे आने में क्या इतराज हो सकता है? हमारी कोई सरदार साहब से दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन तुम जानते हो कि मैंने अगले इलेक्शन में रियासत शाह की मदद की हामी भर ली है और सरदार रशीद के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है। इस तरह खामखा कोई गलत फहमी पैदा ना हो जाए, क्योंकि हम जबान के बंदे हैं और आज तक हमने इस इलाके में सिर्फ इज्जत ही कमाई है। देखो ना तूफान, हम भी बरादरी वाले लोग हैं। सरदार मुरीद अपने साथ हम लोगों को इसलिए लाया है कि कम से कम हमारी शर्म ही रख लो। सियासत गई भाड़ में। हमारे इलाके में कौन सी ऐसी शादी हुई है जिसमें नजदीक के देहातों के लोग शरीक ना हुए हों? न तो खां, तुम्हें कम से कम हमारे यहाँ आने की लाज ही रखना चाहिए। अगर सरदार मुरीद ने कह ही दिया है तो तुम हाँ कर दो। क्यों बेटा हनीफ खां? इस मर्तबा निशाना ताक कर नंबरदार रंग अली ने तीर चलाया और निशाने पे ऐन लगा। हाँ अब्बा, मेरे ख्याल में इसमें कोई एतराज वाली बात तो नहीं है। हनीफ खां के तो दिलो दिमाग पर जहरा बाई सवार थी। उसके लिए तो जैसे अंधे को अचानक दोनों आंखें मिल गई थी। अगर इन लोगों की तरफ से दावत ना मिलती तो ना जाने उसे पलवाल जाने के लिए क्या क्या स्वांग भरना पड़ता। वो कोई ऐसा आम सा देहाती भी नहीं था कि जिसे कोई पहचान ना सके। नजदीक दूर के दर्जनों देहातों में उन दोनों बाप बेटे को बच्चा बच्चा पहचानता था। नथु खां को उसकी बात ने हिलाकर रख दिया। नंबरदार रंगली ने बड़ी होशियारी दिखाई थी और आलमदादा की घनी मूंछों के नीचे मुस्कुराहट छुपाए नहीं छुपती थी। उसने तो अपने थानेदार दोस्त की मदद से अंधेरे में ही तीर चलाया था, लेकिन तीर ऐन निशाने पर लगा था। हनीफ खां भी बच्चा है रंगली, तुम नहीं समझते। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। मैं रियासत शाह को जबान दे चुका हूँ। अगर इलेक्शन के बाद ये तकलीफ होती तो मुझे कोई एतराज नहीं होता। नथु खां ने तल्खी से कहा। नथु खां, तुम दूर नजदीक के देहातों में अपना मकाम रखते हो। बड़ी बड़ी पंचायतों में तुम्हें बुलाया जाता है। सरदार साहब इस इलाके के इज्जतदार आदमियों में से एक हैं। उनके बेटे की मंगनी की तकरीब में तुम्हारा मौजूद न होना बड़ी अजीब सी बात होगी। पलवाल की बड़ी बड़ी पंचायतों में तुम्हें बुलाया जाता है, फिर इस खुशी के मौके पर तुम्हारी गैर मौजूदगी की वजह समझ में नहीं आती। देखो ना तूफान, हमारे आने की शर्म रखो। हम 4 बंदे आ ही गए हैं तो हमें अब दलील ना करो। आलमदादा ने फिर वार किया। हाँ बात चाचा ठीक कहता है। तुम्हें आखिर इसमें क्या बुराई नजर आती है? इस मरतबा फिर हनीफ खान ने मुदाखलत की। चुप कर जाओ, जबान बंद कर अपनी। तू कहाँ से इतना सियाना हो गया कि बड़े भले की तमीज कर सके? तू क्या मुझसे ज्यादा अक्लमंद है? नथु खान ने अपने बेटे को डांट दिया। यही आलमदादा चाहता था। नथु खान, बस कर जा भाई, हम चले जाते हैं। हमें अपनी बेइज्जती का वारा है, लेकिन खुदा न करे हमारी वजह से बाप बेटे के दरमियान कोई तल्खी ना हो। आलमदादा बड़ी मक्कारी से काम कर रहा था। नथु खान, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि कम से कम 30 साल की यारी की शर्म ही रख लेता। तेरे बुरे भले वक्त में काम आए हैं, कभी तुझसे मुंह नहीं मोड़ा। आज तो हमारे कहने पर पलवाल नहीं जा रहा। अच्छा भाई, तेरी मर्जी, लेकिन याद रखना तुझे भी कल कल अपने बेटे को ब्याहना है और तेरी बरादरी के सारे बड़े पलवाल जा रहे हैं। इन्होंने सरदार साहब की दावत में जाने की हामी भर ली है। नथु खां, इतनी भी अच्छी बात नहीं है। इसने आलमदादा की तरफ देख कर आंख मारी। अच्छा नथु खां, जैसे तेरी मर्जी भाई। हम तो चाहते थे कि भाईचारे की फिदा बनी रहे और हम एक दूसरे की खुशी गमी में शिरकत करते रहें। अब अगर रियासत शाह ने तुझे इतना बड़ा सियासतदान बना दिया है कि तू अपनी बरादरी की बात ही नहीं मान रहा, तो तेरी मर्जी मियां, सरदार मुरीद ने उठते हुए कहा। चाचा, मैं समझा लूंगा अब्बा को, तुम लोग मुतमईन होकर जाओ, हम जरूर आएंगे। बाहर में चाहे ऐसी सियासत और इलेक्शन देखा जाएगा, जब वो वक्त आएगा हम जरूर आएंगे। हनीफ खान ने अचानक ही कहा और नथु खां बोझका रह गया। उसके पास अब हाँ या ना की गुंजाइश ही नहीं रह गई थी। हनीफ खान ने उसे अजीब मखमसे में फंसा दिया था। जीता रहे बेटा, अल्लाह तुझे लंबी उम्र दे। हमारे यार ने तो यार की शर्म ना रखी, तूने हमारी लाज रख ली। नंबरदार रंगली इसी कमर ठोंकते हुए कहने लगा। सब लोग उठकर खड़े हो गए। वो नथु खां की मजीद कोई बात सुने बगैर उससे इस तरह मुसाफा कर रहे थे। सब लोग उठ पकड़ रहे थे जैसे ये बात उसके बेटे के बजाय नथु खां के मुंह से निकली हो। और नथु खां होंकों की तरह कभी उनका और कभी अपने बेटे का चेहरा देखने लगा, जो बारी बारी उन सबसे बगलगीर होकर उन्हें रुखसत कर रहा था। रियासत शाह के असाब पर यह खबर बम के धमाके की तरह फटी थी। उस 2 टके की कंजरी की यह हिम्मत कि हमारे दुश्मनों के डेरे पर जाकर नाच गाना करे। मैं देखूंगा ये कैसे होता है, उसने गुस्से से खोलते हुए कहा। बदल शाह और नदीर मोची उसके पास ही बैठे थे और नदीर मोची ने उन दोनों के सामने शहर के सारे वाकयात बयान कर दिए थे। वही तो उसे लेकर क्यों गया था उसके डेरे पर? कुत्ते के पिल्ले बहुत अकलमंद बनता है। तो इस मरतबा रियासत शाह नदीर मोची पर बरस पड़ा था, जिसके लिए ये कोई अनहोनी सूरत हाल नहीं थी। वो अपनी चर्ब जबानी से ऐसे मुतअद्दिद मौके पर शाह साहिबान को गुस्सा दे चुका था। शाह जी, मेरी अर्ज तो सुन ले मेरे बादशाह। अगर गुलाम का कसूर निकले तो इस पर ही डाल दिएगा, बोले कुत्ते छुड़वा दिएगा। मेरे बादशाह, अगर मैं इसकी निगरानी ना करता तो इस बात का इल्म मेरी सरकार को किस तरह होता? मैं तो आपके दस्तरखान का कुत्ता हूँ मेरे शाह जी, मुझे आपके मफादात की हर वक्त फिक्र रहती है।
अब हम कोई उपाय इलाज यानी कर सकते हैं, अब ये वक्त है। अगर वक्त के बाद इल्म होता तो फिर हम क्या कर लेते। मेरे बादशाह समझ गए आप। नदीर मोची ने अपनी जबान चलाई। हाँ भाई साहब, नदीर का क्या कसूर, इसकी वजह से तो मैं बात कह लूँ। मैंने खुद ही तो इसे चिपकाया हुआ है हनीफ खां के साथ आपके हुक्म पर। कहता तो साला ठीक ही है, पर यह हुआ कैसे ओए। रियासत शाह ने बेवकूफों की तरह इसकी बात पर साथ किया। शाहजी होना क्या था, हमें क्या इल्म था कि नतू खां का डकैत बेटा आशिक मिजाज भी है। ऐसे लोगों के लिए औरतें आनी जानी चीज है, लेकिन खुदा जाने उस जहरा बाई ने एक ही रात में उस पर क्या जादू फूंक दिया। ये उसके पीछे दम हिलाता फिरता है। कुछ भी हो फजल शाह, तो इनका नाच गाना ही पलवाल में नहीं होने देना। अगर ऐसा हुआ भी तो नतू खां वहां ना जाने पाए। तुम नहीं जानते सरदार के बच्चे को उसके बुजुर्ग सिख जरूर थे, लेकिन वो बनिए से ज्यादा मक्कार है। उसने बहुत सोच समझ कर ये चाल चली है। और हाँ, तुम्हारे अंदर भी कोई आस्तीन का साम मौजूद है। जरूर उसने किसी से भेज लिया है कि तुमने जहरा बाई के जरिए हनीफ खां को काबू कर रखा है। मेरी बात समझ गए ना, रियासत शाह ने कहा। ये बात तो दिल को लगती है शाहजी, वाकई सोचने की बात है। आखिर सरदारों को किसने जहरा बाई तक पहुँचाया है। उस बाजार में इससे बेहतर दर्जनों तवाइफें मौजूद हैं। आखिर इन्होंने इसी का इंतखाब क्यों किया। नदीर मोची ने रियासत शाह के खदशात की तस्दीक की। देख लेंगे भाईजान, आप बेफिक्र हो जाएं। उनका मुकाबला भी रियासत शाह और फजल शाह से है। देखूंगा ये सब कैसे होता है। फजल शाह ने अपनी मूंछों पर उल्टा हाथ फेरते हुए कहा। फजल शाह, ये सरदार रशीद का पहला हमला है। अगर उसका वार कारी पड़ा तो हमें गिरा जाएगा। पहले हमले का ही मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। रियासत शाह ने कुछ सोचते हुए कहा। शाहजी, आप मुतमईन हो जाएं, जब तक आपका ये गुलाम बेदाम जिंदा है कोई चाल आपके खिलाफ कामयाब नहीं होगी। नदीर मोची ने चमचागिरी का मुजाहिरा किया। ज्यादा टर्टर ना किया करो, दो पौड़ी का काम नहीं करता। अगर तू इस काबिल होता तो ये नौबत ही क्यों आने देता। रियासत शाह ने कमरे से निकलते हुए लताड़ा। अब फजल शाह और नदीर मोची रह गए थे। नदीर, एक बात याद रखना, जिस रोज सरदार रशीद इलेक्शन जीत गया, अगले दिन वो सारी फाइलें खुल जाएंगी जो हमने पुलिस को कहकर दबा रखी हैं। और तू जानता है कि लड़की के अगवा का केस कितना खतरनाक होता है। तूने पुलिस के दो जूते नहीं खाने, और ये भी बक देगा कि तूने इसे कहाँ ले जाकर फरोख्त किया था। मेरी बात समझ गया ना। मेरी बका भी रियासत शाह की कामयाबी में है, और मेरी भी। मैं भी तब ही यूनियन काउंसिल का चेयरमैन बन सकूंगा। नजीर, एक मरतबा अगर मैं यूनियन काउंसिल का चेयरमैन बन गया ना, तो याद रखना कि अगर ये स्टेट के 50 देहात तो हमारे होंगे, और तेरे लिए वहाँ बहुत माल मौजूद होगा, है ना। बादशाह ने सिगरेट का कश लगाकर धुआं की तरफ उछालते हुए कहा। क्या जी, आप हमारे बाप हैं। हम कमी कमीनों की इज्जत आप ही के दम कदम से है, और फिर आपकी खिदमत में ही तो। हमारी बात छोड़ के समझा करे नहीं। हम तो अपना आप बचा लेंगे किसी न किसी तरह। नजीर, हाकिम मुर्दा भी हो तो 1.25 लाख का होता है। गुज़श्ता 30-35 साल अगर इस गांव में पुलिस दाखिल नहीं हुई तो आइंदा भी नहीं होगा। तो बस अपनी फिक्र कर, और ऐसे हालात ना पैदा होने दे कि बड़े शाजी इलेक्शन हार जाएं। नजीर, इस इलेक्शन में दोनों तरफ से अगर कोई पार्टी नुमाया किरदार अदा करेगी तो वो नतू खां है। जिस तरह वो झुक गया वही पलड़ा भारी होगा, और वो झुकेगा हमारी तरफ, वरना हम। फजल शाह ने उसकी बात काट कर अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। शाहजी, एक तरकीब मेरे जहन में आती है। नजीर मोची के जहन में अचानक एक कौंदा सा लपका था। क्या? फजल शाह ने बेकरारी से पूछा। अगर आप इस मुजरे से एक रोज पहले ही नतू खां को यहाँ ले आए किसी भी बहाने से, और इलेक्शन मुहिम में मसरूफियत के बहाने 1-2 दिन यहीं उलझाए रखें, तो पलवाल नहीं जाएगा। नदीर मोची ने तजवीज़ पेश की। बात तो तेरी ठीक है नदीरे, फजल शाह ने सोचते हुए कहा, लेकिन उसका बेटा कहीं वो। फजल शाह अभी तक मशकूक था। शाहजी, पहले एक काम तो होने दें, उसे भी देख लेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ये मुजरा ही ना होने पाए, जहरा बाई वहां जा ही ना सके। नदीर मोची ने चिढ़ते हुए कहा। तुम कोशिश नहीं करोगे, ऐसा होना चाहिए। और हाँ, तुम कल ही नतू खां को शाह साहब की तरफ से पैगाम पहुंचा दो कि अगले रोज हम इलेक्शन से मुतालिक खसूसी मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें बाप बेटे की मौजूदगी जरूरी है। फजल शाह ने कहा। ठीक है माई बाप। अगले रोज वो रियासत शाह का पैगाम लेकर जब नतू खां के डेरे पर पहुंचा तो हवेली में नतू खां मौजूद नहीं था। उसके बेटे हनीफ खां ने नदीरे का इस्तकबाल किया।